बेस और जो साल्ट हमारा चैप्टर चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो है दोस्तों। ये केमिस्ट्री सीरीज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें जो बची हुई पोर्शन है एसिड बेस और साल्ट की उसको हम देख लेंगे। इसमें ये हमारा एसिड और बेस और जो साल्ट है उनका लास्ट वीडियो होगा। इससे इस वीडियो के साथ ही एसिड बेस और साल्ट हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा क्या था दोस्तों बेस के विषय में कि बेस क्या होते हैं। तो 1 मिनट रिकैप कर लेते हैं कि बेस के विषय में मैंने आपको क्या बताया था। देखिए, आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से मैंने बेस को क्या बताया था कि बेस में बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन इन एन एक्वस सोल्यूशन। तो बेस क्या होते हैं जो OH आयन को रिलीज करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं। और ब्रॉन्स्टन एंड लोरी थ्योरी के अनुसार मैंने बेस क्या बताया था कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से लेविस थ्योरी के अनुसार क्या बताया था, बेस वह होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये मैंने आपको बेस के विषय में बताया था आपको। तो बेस की जो मूल इन्फॉर्मेशन थी वो ब्रॉन्स्टन एंड लोरी थ्योरी के आर्हेनियस और लेविस थ्योरी के अनुसार वो हमने देख ली। अब बेस जो होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक को बोला जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जो वाटर में मतलब पानी में घुलनशील होते हैं, और दूसरे जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं इनको एल्कली बोला जाता है, ये भस्म होते हैं, इनको हिंदी में भस्म एल्कली बोला जाता है। और जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं इनको कॉमन बेस या बेस ही बोला जाता है, ये क्षार होते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फिर एग्जाम्पल देखने के बाद जैसे NaOH है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एल्कली का एग्जाम्पल है, ये जो और ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। फिर इनके हम डिटेल्स को भी विषय में देखेंगे। तो एल्कली के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, या बेस में जो एल्कली होता है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे NaOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। MgOH का होल ट्वाइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। CaOH का होल ट्वाइस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्कली हैं। और जो कॉमन बेस का एग्जाम्पल है जिसको हम इनसॉल्युबल इन वाटर कहते हैं वो कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अब इनके विषय में हम डिटेल से जान लेते हैं कि NaOH है जो उसका यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए, जो NaOH होता है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको कास्टिक सोडा भी नाम दिया गया है। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछ चुका है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ये मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका pH 14 होता है। ये भी आपको याद रखना है, ये तो पूछा जा चुका है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि NaOH जो होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, या वीक बेस होता है। तो आपको ये याद रखना है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि इसका pH 14 होता है ये। और इससे क्या होता है, वॉशिंग सोप या हार्ड सोप बनाया जाता है। जो हम कपड़ा धोते हैं उसको हार्ड सोप कहते हैं। उसको बनाने में, जो हार्ड सोप बनाने में किसका यूज़ किया जाता है, NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। KOH को देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो बाथिंग सोप या सॉफ्ट सोप होता है उसको बनाने में यूज किया जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है कि जो आँख साबुन लगाते हैं हम, तो हमारी आँख से आंसू क्यों निकलने लगते हैं। तो आंसू निकलने के कारण ग्लिसरीन है। तो जो साबुन में ग्लिसरीन मिली रहती है इसके कारण से हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। तो इसको KOH जो है इसको कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि कास्टिक पोटास किसको बोलते हैं, KOH को, और कास्टिक सोडा किसको बोलते हैं, NaOH को। अगला एग्जाम्पल हमारा MgOH का होल ट्वाइस। इसको अभी हमने देखा था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड की तरह के कैसे काम करता है, मतलब एसिडिटी को, या जो एसिड हो जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या करता है काम। तो इसको रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक, मतलब पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए एंटी एसिड का यूज किया जाता है। इसको डाइजिन भी बोलते हैं। इसमें ईनो भी जैसे यूज किया जाता है। तो MgOH का होल ट्वाइस इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका यूज किसमें किया जाता है, एसिडिटी को रिमूव करने में। AlOH का होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज किस में किया जाता है, वाटर प्रूफ जो क्लॉथ्स होते हैं उनको बनाने में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं ZnO, जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब, यानी मतलब कि एसिड और बेस के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। कुछ सवाल कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं जिसमें ये पूछा भी जा चुका है कि फिलोसफर ऊल्स किसको कहते हैं। तो ये जिंक ऑक्साइड को ही फिलोसफर ऊल कहा जाता है, ये पूछा जा चुका है। सन्स स्क्रीन जो होती है उनको बनाने में किसका यूज किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल टीथ पाउडर को बनाने में किसका यूज किया जाता है, जिंक पाउडर का यूज किया जाता है। तो ये हमने जो बेस थे
उनको हमने देख लिया। और देखते हैं आगे CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके विषय में देखते हैं। जो CaO या कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इसमें वाटर मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाता है, तो फिर CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। इसको बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। तो ये जो CaO या कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसका यूज जो होता है सीमेंट बनाने में होता है। सीमेंट के कंपोनेंट देख लेते हैं दोस्तों। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि कंपोनेंट ऑफ सीमेंट क्या क्या होते हैं। तो इसमें CaO 50 से 60% होता है। Al2O3 जो एलुमिना होता है, ये 5 से 10% तक होता है। SiO2 या सिलिका जो होता है, ये 8 से 10% तक होती है। और जो Fe2O3 प्लस MgO है, ये कितना होता है, 4 से 8%। इसमें थोड़ा सा लाइम स्टोन भी होता है और जिप्सम भी होता है मजबूती के लिए। तो ये हमने कंपोनेंट ऑफ सीमेंट भी देख लिए। अगर इसमें इसकी मात्रा CaO की अगर 50 से 70, अगर ये 50 से 60% से कम हो जाए, जबकि होनी चाहिए 50 से 60%, अगर इससे कम हो जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इस सीमेंट का अगर यूज हम दीवार बनाने के लिए करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर इसी को हमने ज़्यादा मिला दिया, 70% से ज़्यादा मिला दिया, तो दीवार में दरार आने लगती है। इसलिए इसका ऑप्टिमम यूज जो है करना चाहिए, ना ज़्यादा करना चाहिए ना कम करना चाहिए। जो इसकी मिनिमम मात्रा 50 से 60% के बीच में उसी में करनी चाहिए, तो वो मजबूत रहती है। अब देखते हैं, अगर इसमें CaO में जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें अगर H2O मिला देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको हम इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, क्योंकि पानी मिला दिया इसमें। इसका ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, इसको ये ईटेबल होता है, मतलब खाने योग्य होता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं ना, तंबाकू में जो चूना मिला के खाते हैं, वो यही चूना होता है, बुझा हुआ चूना। CaOH का होल ट्वाइस होता है, इसलिए ये खाने योग्य होता है। जो लोग तंबाकू खाते हैं उसको वो यही चूने को मिला के खाते हैं। वाइट वॉश करने में भी इसका यूज किया जाता है। जो घर की पुताई होती है वाइट वॉश करने के लिए, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्लस अगर CO2 मिला दिया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन या चूना पत्थर कहते हैं। तो ये CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके विषय में आपने पूरी जानकारी ले ली। अब हम आगे देखते हैं, अगर हार्ड वाटर में, जो हार्ड वाटर होता है जिसमें अगर CaOH का होल ट्वाइस अगर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है, तो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाता है। हार्ड वाटर क्या होता है दोस्तों और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। फिर मैं नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो हम पीते हैं पानी, वो सॉफ्ट वाटर होता है। जो हार्ड वाटर होता है उनमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल देती हैं। ये भी दो तरीके का होता है, एक स्थायी हार्ड होता है, मतलब स्थायी कठोरता होती है। जो वाटर हार्ड वाटर में दो तरीके की कठोरता पाई जाती है, एक स्थायी तरीके की, एक अस्थायी तरीके की। अगर जो अस्थायी होती है इसको हम गर्म करके अगर दूर कर सकते हैं, जो अस्थायी होता है उसको गर्म करके जो स्थायी होती है उसको गर्म करके हम दूर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आगे आने वाले जो वीडियो है उनमें बता दूंगा आपको। अभी हम देखते हैं सोडा के विषय में। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो ये होता है इटेबल सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है ये खाने योग्य सोडा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो आपसे ये कई बार सवाल पूछा गया है कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर, मतलब कि जो अग्निशामक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। एंटी एसिड के रूप में, मतलब कि एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए रूप में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। टू रिमूव पेंट स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, जो कपड़े होते हैं उनमें जो पेंट का स्टेन हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। टू मेक फूड फ्लपी, जो फूड होता है उसको फ्लपी बनाने में, फूड फ्लपी मतलब क्या होता है, जैसे वो थोड़ा सा फूल जाता है, जैसे केक होता है वो फूला हुआ होता है, सॉफ्ट हो जाता है, तो उसको हम फ्लपी बोलते हैं। उसको करने में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को हमने देख लिया कि इटेबल क्लॉथ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज करते हैं। एंटासिड के रूप में पेंट, जो रिमूव पेंट स्टेन फ्रॉम क्लॉथ्स, और टू मेक फूड फ्लपी बनाने में इसका यूज होता है। अब दूसरा जो सोडा है कौन सा है, सोडा एस। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके अगर सोडियम कार्बोनेट जो Na2CO3 10H2O का उपयोग जो वॉशिंग सोडा बनाने में किया, डिटर्जेंट जो होता है उसको वॉशिंग सोडा बनाने में इसका यूज किया जाता है। Na2CO3 प्लस 10H2O। आपसे ये पूछा जाए जो वॉशिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O। इसको Na2CO3 जो होता है इसको सोडा एस बोलते हैं या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगला है कास्टिक सोडा, इसको NaOH बोलते हैं। ये हमने देख लिया पहले ही। इसको कपड़े धोने में यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं लवण के बारे में। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट और पानी बनता है। तो एसिड और बेस को मिलाने पर साल्ट बनता है।
जैसे एग्जांपल पे देख लीजिए, HCl एक एसिड है, NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक बेस है। इसको जब मिलाया गया तो NaCl और H2O बना है। NaCl को यही साल्ट है, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। जो NaCl को टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। इसके अब एग्जाम्पल, जो साल्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। जैसे फिटकरी एक साल्ट है, इसको फिटकरी को पोटास एलम भी बोला जाता है। इसका कई बार सूत्र पूछ चुका, तो K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये किसका सूत्र होता है? ये फिटकरी का सूत्र होता है। फिटकरी का जो यूज़ किया जाता है वर्क ऑन कोएगुलेशन, मतलब कि जब आपको कहीं से कट जाता है तो आप फिटकरी लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि रक्त का थक्का बनने लगे, जिससे रक्त बहे ना, रक्त थक्का बनने लगेगा तो रक्त बहेगा नहीं। तो इस टू स्टॉप ब्लड ब्लीडिंग, तो खून के बहने को रोकने के लिए पोटासियम या फिटकरी का यूज किया जाता है। और वाटर को प्यूरिफाइड करने के लिए, जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज किया जाता है। ये एक तरीके का लवण है, साल्ट है। अब अगला देखते हैं जिप्सम। जिप्सम को क्या बोला जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। अगर यही ये हाफ H2O हो जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो इसका जो जिप्सम है इसको कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं या हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। इसका फार्मूला देख लिया। ये किस में यूज होता है दोस्तों? ये सीमेंट मेकिंग में होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में यूज किया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है CaSO4 2H2O को, जैसे गर्म किया जाता है तो इसको जो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कि हीट का यूज हो रहा है। तो जब ये गर्म किया जाता है तो किस में चेंज होता है? CaSO4 हाफ H2O, इसमें चेंज हो जाता है और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और फिर अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम लोग इसमें पानी मिला देते हैं तो फिर ये CaSO4 2H2O में चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके की जो रिएक्शन होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जिप्सम से जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला के जिप्सम बनाते हैं तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हीट बाहर निकलती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसको क्या बोलते हैं? सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, या इसको और क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। इसका जो यूज होता है मूर्ति बनाने में इसका यूज किया होता है। हड्डियाँ टूट जाती है तो प्लास्टर इसी का चढ़ता है। जो अगर हड्डी आपकी टूट गई तो जो प्लास्टर लगा होता है वो इसी का लगा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगा होता है। अगला है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला आपसे कई बार पूछा गया है, CaOCl2। तो ये इसका फार्मूला होता है। इसको वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है और जर्मी साइड में यूज होता है, मतलब जो जम्स होते हैं उनको मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। कॉटन की ब्लीचिंग में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अगला देखते हैं क्या है? KNO3। इसको हम पहले भी देख चुके हैं। KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं उसको। इसका यूज किस में किया जाता है? पहले भी बता चुका, गन पाउडर में, और फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अगला है KMNO4। इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। इसका यूज जो होता है, इसको लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। आपसे कई बार सवाल पूछा गया है कि लाल दवा किसे कहते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं, रेड मेडिसिन कहते हैं। कुएं वगैरह को कुएं की सफाई करना है तो किसका यूज किया जाता है? इसी लाल दवा का यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको देख लीजिए आप, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पीएच के विषय में जो पीएच स्केल होती है उसके विषय में पहले ही आपको बता चुका। ये 0 से 14 के बीच की होती है। तो 0 से 7 तक एसिड वाला गुण शो करता है और 7 के बाद 14 ये बेस वाला गुण को शो करता है। तो एसिड 7 से, अगर 0 से 7 के बीच में किसी पदार्थ का अगर है पीएच वैल्यू, अगर किसी पदार्थ की 0 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू तो वो बेस होगा, एसिड होगा। और अगर 7 से 14 के बीच में है तो वो बेस होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसी हिसाब से देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी बता चुका, स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो साल्ट बनता है जिसका पीएच 7 होता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, HCl है और NaOH है। अगर इसको मिलाया जाता है तो NaCl और प्लस H2O बनता है। इसी तरीके से 2NaOH प्लस H2SO4 अगर मिला दिया जाता है तो Na2SO4 बनता है और पानी बनता है। और इन दोनों का जो पीएच होगा NaCl और Na2SO4 का, ये पीएच कितना होगा? 7 होगा पीएच। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाने पे साल्ट बनता है और साल्ट का पीएच कितना होता है? 7 होता है। इसी तरीके से अगर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया है, मतलब कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो और वीक बेस हो, तो झुकाव किस तरफ हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग की तरफ, एसिड की तरफ हो जाएगा। और इसमें साल्ट तो बनेगा लेकिन इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि झुकाव इसका एसिड की तरफ हो गया। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए और वीक एसिड ले लीजिए, तो झुकाव किस तरफ हो जाएगा? बेस की तरफ। और ये साल्ट बनेगा क्योंकि बेस, एसिड और बेस मिलाने पे साल्ट ही बनेगा। और अगर ये जब ले लेते हैं
स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को, तो ये साल्ट बनेगा और पीएच 7 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका झुकाव किसकी तरफ हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। लेकिन अगर वीक एसिड और वीक बेस मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती, तो साल्ट बनेगा क्यों, तो ये बेस ही रह जाता है। तो ये हमने देख लिया। डबल साल्ट देख लेते हैं किसको कहते हैं। एमपीपीएसएस में पूछा गया है, जो मोहर साल्ट होता है इसको हम डबल साल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसका जो केमिकल फार्मूला है क्या है, FeSO4NH4 का होल ट्वाइस SO4 टू 6H2O। इसको जो रासायनिक नाम है इसका क्या है, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको मोहर साल्ट भी बोलते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसको ये एक प्रकार का डबल साल्ट है। इसका यूज किस में हो जाता है, इसका यूज मेडिसिन में होता है। और एग्जांपल देखते हैं डबल साल्ट के, एप्सम साल्ट, ये भी एक तरीके का डबल साल्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4 इंटू 7H2O। इसका जो नाम है रासायनिक, इसका क्या नाम है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। और क्या देख लेते हैं, आर्टिफिशियल स्मोक किससे बना होता है, तो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, इसी से बना होता है ये आर्टिफिशियल स्मोक। हिमालयन शुगर किसको कहते हैं दोस्तों, ये सुक्रोज कहते हैं। इसमें ये HCl और NHO3 जो एक्वारेजिया होता है वो इसी से बना होता है। मतलब कि जो सुक्रोज हिमालयन शुगर होता है वो किससे बना होता है, सुक्रोज से, उसको सुक्रोज कहते हैं। और जो HCl NO3 होता है इसमें सुक्रोज पाया जाता है, तो इसको हम एक्वारेजिया कहते हैं। ये तो हमने देख ही लिया है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये जो हमारा एसिड बेस और साल्ट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। आपसे इससे बाहर आप एक बार जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि इस चैप्टर से जो भी सवाल आएंगे आप ढंग से कर लेंगे, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। एक बार पूरा कंप्लीट तरीके से याद तो करिए, फिर छूटे तब बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम क्या देखेंगे, पॉलीमर्स के विषय में, जो बहुलक होते हैं उसके विषय में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में यहीं तक।